लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाई करा था और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करने के लिए जो सबसे बेस्ट डिसीजंस लिए जाते थे उसके बारे में हमने बात किया था। और वो डिसीजन कितने प्रकार के होते थे? 3 प्रकार के डिसीजंस होते थे। सबसे पहला डिसीजन जो था क्या था, वो किस चीज से संबंधित डिसीजन था? इन्वेस्टमेंट से संबंधित डिसीजन था। पहला डिसीजन क्या था? इन्वेस्टमेंट से संबंधित डिसीजन था। एक डिसीजन क्या था हमारा? डिविडेंड से संबंधित डिसीजन था। एक डिसीजन क्या था हमारा? डिविडेंड से संबंधित। पहला इन्वेस्टमेंट से और एक था फाइनेंसिंग से रिलेटेड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन हमें यह बताता था, इस चीज को, उस डिसीजन को लेने में मदद करता था कि यह बताता था कि हमें फिक्स्ड एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करना है, मतलब कहाँ पे हमारे पास जो पैसे अवेलेबल है उन पैसे को कहाँ कहाँ कितना कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ लगाना है ताकि हमारा बिजनेस अच्छे से चल सके। सेकेंड जो था दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। ये बताता था कि हमारे पास पैसे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो ये तो पता है कि हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेस में अगर बात करें तो जो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है तो उसमें से कितना डेप्ट लेना है या कितना शेयर से लेना है, मतलब मालिक से कितना लेना है और बाहर के लोगों से कितना लेना है। तो जो हमें सस्ता पड़ेगा वो लेंगे। इसके बारे में हमने बताया भी था कि तीनों डिसीजंस में हमने फैक्टर्स के बारे में बात किया था कि वो कौन से फैक्टर्स है जो इन चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। और तीसरा था हमें डिविडेंड के बारे में कि डिविडेंड डिसीजन में हमें ये बताया जाता था कि कितना प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में लोगों तक पहुंचा देना है और कितना प्रॉफिट को रिटेन्ड अर्निंग के रूप में अपने पास रखना है ताकि भविष्य में कभी उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उसका उपयोग कर सके, है कि नहीं। तो ये चीज़ है। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। तो देखिए, प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि भविष्य में जो होने वाला है उसके बारे में अभी से ही अनुमान लगाकर, उसके बारे में अभी से ही कुछ रास्ते तय करके जब हम चलते हैं तो उसका नाम हमारा क्या हो जाता है? फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ओवरऑल अगर हम बात करें फाइनेंशियल प्लानिंग में तो फाइनेंस जहां बात आता है फाइनेंस का, वहां बात आ जाता है कितना? रुपया पैसा, मतलब किस चीज का? वित्त का बात आ जाता है कि नहीं। और प्लान का मतलब क्या हो गया भाई? नियोजन, कि भविष्य के बारे में अभी ही सोचना। तो हमारे भविष्य में हमें कितने रुपए की जरूरत होने वाली है, कितने फंड की जरूरत होने वाली है, उन चीजों के बारे में पहले से ही सोचना, उन चीजों के बारे में पहले से ही सोचना हमारा क्या हो जाता है? फाइनेंशियल प्लानिंग। अब सोचने का जो ड्यूरेशन है, अगर मैं कम समय के लिए सोचता हूं, मतलब रुपए जैसे आने वाले 1 साल के अंदर हमें कितने रुपए की जरूरत है, तो इसके बारे में अगर सोचता हूं तो हमारा बन जाता है क्या? शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लेकिन मैं अगर लंबे समय तक जाना चाहता हूं, लंबे समय के बारे में सोचना चाहता हूं, तो हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लेकिन बात वही है, प्लानिंग क्या करता है? हमें ये जानकारी देता है कि भविष्य में कितना रुपया या कितने फंड की जरूरत है। वही चीज यहां पे कह रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग, एस्टिमेट करना मतलब अनुमान लगाना, एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्सेस ऑफ फंड, मतलब ये पता करता है कि कितना रुपया की जरूरत आने वाली है और प्लस वो जो रुपये की जरूरत है उसको हम कहाँ से पूरा करेंगे, मतलब हमारा सोर्सेस ऑफ फंड क्या हो सकता है। हमारा सोर्सेस ऑफ फंड मतलब कहाँ कहाँ से, जैसे कहाँ से कितना लोन लेना पड़ेगा या कौन से शेयर को हम इशू करके उससे पैसे ले सकते हैं। तो यही है। आप इसके फीचर्स क्या होते हैं प्लानिंग के, फाइनेंशियल प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला फीचर क्या है कि इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट का मतलब जानते हैं? एक पहले से ही एक क्या करना, एक तैयार कर लेना अपने पास अनुमानित राशि का कि हमारा कहाँ कहाँ से पैसा कितना कितना आ सकता है। एक अनुमान हम लोग नहीं लगाते, कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले प्लान करते हैं कि भाई इसमें लगेगा 10 लाख रुपया लगेगा, 10 लाख रुपया में हमारे पास 2 लाख रुपया है, बाकी 8 लाख कहाँ से आएगा, तो उसका हम एक आइडिया तैयार करते हैं। तो उसी को कहा जाता है ब्लूप्रिंट, ठीक है ना। तो वही कह रहा है यहाँ पे क्या कि फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन, मतलब भविष्य में होने वाले जो भी ऑर्गेनाइजेशन के काम है उसके बारे में पहले ही हमने क्या कर लिया, एक पूरा टेबल, एक पूरा सीट पे लिखकर उसको तैयार कर लिया। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर दैट इनफ फंड आर अवेलेबल एट द
राइट टर्म। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जिन कार्यों को हम आगे आने वाले समय में करने वाले हैं उसको हमने लिख के रख लिया। अब फाइनेंशियल प्लानिंग उसमें क्या करता है कि उन कार्यों में लगने वाले फंड की रिक्वायरमेंट क्या है और वो पैसे सही समय पे हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं वही बता देता है, पहला। दूसरा फीचर क्या कहता है, इट ऑल्सो मेक श्योर दैट देयर आर स्मूथ ऑपरेशन बाय मेकिंग श्योर फंड अवेलेबल व्हेनेवर इज रिक्वायर्ड। मतलब इसमें जब चाहे, देखिए ओवरऑल मैं आपको बात करूं, अगर एक एक लाइन करके आप पढ़ाना शुरू कर दूं तो समझिए कि आपका सिलेबस भी ज़्यादा है, एग्जाम तक जाएगा और प्लस आपको फिर जाके घर पे पढ़ना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में अगर ओवरऑल मैं आपसे बात करूं, अगर ऐसे लेके, तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या बताता है हमें कि भाई भविष्य में कितने रुपए की जरूरत है एंड वो रुपये कहाँ कहाँ से आएगा। अगर वो रुपये हम कम समय के लिए बात कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो जाएगा, अगर मैं लंबे समय के लिए सोच रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो सबसे पहले तो भाई हम क्या कर लेते हैं कि एक ब्लूप्रिंट यानी कि एक खांचा तैयार कर लेते हैं कि जिससे हमें पता चल सके कि आने वाले समय में हमें क्या क्या कार्य करना है और उन कार्यों को करने के लिए कितना रुपये की जरूरत है, तो वो रुपया कहाँ कहाँ से आएगा इसके बारे में। और प्लस हम देख लेते हैं सही समय पे सही रुपया आराम से मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, इन्हीं चीज़ों के बारे में कौन बात करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग। इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत यहाँ पे आपको नहीं है, बट फिर भी आपको बताया अलग अलग चीज़ें तो इसलिए मैंने बता दिया था। खैर, अगला आता है कि प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, कि फाइनेंशियल प्लानिंग में किया क्या क्या जाता है। तो भाई सीधी बात है, हम जो भी कार्य करेंगे उसको दो चीज़ों में कर लीजिए ना, कि पहले अनुमान लगाना है, फिर उसके लिए हमें क्या करना है, व्यवस्था करना है, बस। तो वही चीज सबसे पहला क्या है, सेल्स फॉरकास्ट। हम पहले पता करेंगे कि आने वाले समय में हमारा कितना सेल होने वाला है। तो भाई जितना अब जैसे सेल घटाना है तो रुपए का भी जरूरत कम पड़ेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल्स उतना ही कम पड़ेगा, लेबर उतना ही कम लगेगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन सेल बढ़ाना है तो उसी के अनुसार हमें हो सकता है सेल ज़्यादा बढ़ाने के लिए मशीन की भी जरूरत पड़े, लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा तो पैसे की भी जरूरत ज़्यादा होगी। तो एक तो सबसे पहले कि हम क्या करते हैं, सेल फॉरकास्ट। फॉरकास्ट करना मतलब अनुमान लगाना, कि सबसे पहले हम ये अनुमान लगाते हैं कि आने वाले निश्चित समय में, आने वाले समय में हमारा सेल कितना जाने वाला है, पहला। दूसरा क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब इसको बनाने से हमें क्या पता चल जाता है, हमको पता चल जाता है कि कितने रुपए की जरूरत है, मतलब इसमें क्या क्या चीजें लगेंगी पास्ट एक्सपीरियंस के। वही कह रहा है, बेस्ड ऑन सेल फॉरकास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। अब उसके अनुसार जैसे पिछला हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना होगा तो उसमें पता लगा होगा कि भाई हम अगर 1 करोड़ का सेल करना चाहते हैं तो हमारा कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च लगता है, फिक्स्ड एसेट्स पे कितना खर्च लगता है, वर्किंग कैपिटल पे कितना खर्च लगता है, ये सब होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पुराने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम नए बजटेड सेल पे हम क्या कर लेते हैं, एक अनुमानित फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं ताकि पता चल सके कि कहाँ कहाँ हमारा कितना कितना रुपया लगने वाला है। फिर तीसरा काम क्या करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। फिर हम ये पता कर लेते हैं कि हम इतने का सेल करेंगे तो उसमें कितने का प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट भी कैसे पता चलेगा, तो पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, मतलब जो भी प्रीवियस ईयर में हमने बनाया हुआ है तो उसमें आया होगा ना कि भाई हमने 10 लाख का सेल किया था तो उसमें 2 लाख हमारा प्रॉफिट हुआ था। तो वैसे ही आने वाले समय में अगर मैं चाहता हूँ कि 25 लाख का सेल हो तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना प्रॉफिट हो सकता है उसके बारे में हम मान लगाते हैं। सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल फंड, देखिए एक तो होता है इंटरनल फंड। इंटरनल फंड मतलब मैं खुद ही हूँ, मतलब मालिक खुद ही है, तो मालिक से कितना रुपया मिल सकता है वो, तो उसका लिए तो टेंशन नहीं होता है। लेकिन सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल फंड क्या हो सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल फंड में बहुत सारे फंड हो सकते हैं, बैंक से लोन लेना, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना, लोगों को क्या करना, अपना डिवेंचर इशू करके उससे पैसे लेना, है कि नहीं है। तो ये हमें क्या करना होता है कि भाई ये पता करना होता है कि हमारा सोर्सेस क्या है। नेक्स्ट स्टेप, द फाइनेंशियल प्लानर डिसाइड हाउ मच टू रेज फ्रॉम डेप्ट एंड हाउ मच टू गेट फ्रॉम इक्विटी। मतलब यहाँ पे पैसे कहाँ से कितना लाना है इसके बारे में ये डिसाइड करते हैं। और फिर प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। कैश बजट मतलब, बजट का मतलब ये होता है क्या, कि आने वाली चीज़ों के बारे में पहले से एक अनुमान लगाना, और उसको लिखने, जब लिखा जाता है तो हमारे के लिए क्या बन जाता है, बजट। मतलब किसी भी चीज़ को न्यूमेरिक फॉर्म में जब हम लिखते हैं ना तो क्या बन जाता है, हमारा बजट। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि कैश बजट आर प्रिपेयर टू फुलफिल द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड। मतलब कैश बजट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि आने वाले समय में हमारा कितना रुपया लगने वाला है कम समय में, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रोसेस। अब आता है ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल प्लानिंग आखिर करते क्यों है, फाइनेंशियल प्लानिंग आखिर करते क्यों है, तो सबसे पहले इंश्योर एबिलिटी ऑफ फंड व्हेनेवर दिस इज रिक्वायर्ड। मतलब हम इसको इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि एक तो ज़रूरत कितना है, और ज़रूरत के हिसाब से हमें जब जितने रुपए की ज़रूरत होगी क्या वो उतना फंड हमें मिल पाएगा।
तो इन चीजों की जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से ही सोच कर रखते हैं कि कहां से कितना रुपया उठाना है, पहला। दूसरा क्या रहा है, टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्स अननेसेसरी, साथ ही साथ ये भी देखना है, देखिए एक तो हो गया कि भाई कितना जरूरत है, हम उसी के हिसाब से रुपया कहां कहां से लेंगे, सारा खर्चा निकाल लेता है, शॉर्ट टर्म के बारे में भी और लॉन्ग टर्म के बारे में। अब दूसरा होता है कि देखिए जरूरत क्या होता है, प्लानिंग का मतलब प्लानिंग यही करता है कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जरूरत के हिसाब से हमारा रुपया कम हो जाए, या आने वाले समय में जरूरत के हिसाब से हमारा रुपया ज्यादा हो जाए। अगर ज्यादा हो रहा है तो वो भी खराब है, और कम हो रहा है तो वो भी खराब है, क्योंकि ज्यादा रुपया हम अगर करना चाहिए था, 10,000 रुपया खर्च हमने कर दिया 12,000, ये 2,000 फ्री कर गया ना। या मान के चलिए हमको लेना चाहिए था लोग से 10 लाख रुपये, काम हो जाता 10 लाख में, हमने ले लिया 15 लाख रुपये, तो हमको तो एक्स्ट्रा 5 लाख पे हमें इंटरेस्ट फ्री में जा रहा होगा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, 5 रुपये होते हैं तो ऐसे ही बिना काम के खर्चे और भी बढ़ जाते हैं। तो ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग ये इंश्योर करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने किसी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगा रखे हैं। तो एक्सेस फंडिंग को भी रोकने के लिए क्या किया जाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या इंपॉर्टेंस है इसके, तो सबसे पहला है क्या, मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द फ्यूचर। मतलब पहले से हमने सोच रखा है, मुझे पता है, एक अनुमान हमने लगा रखा है और उसके लिए हमने व्यवस्था भी कर रखा है। सिर्फ हमने अनुमान नहीं लगाया था, प्लानिंग में क्या था भाई कि हमने एक अनुमान भी लगाया था और हमने व्यवस्था भी कर रखा था, पूरा बना रखा हमने ढांचा एक, कि कहां कहां से कितने कितने पैसे उठाना है हमें। ओके, तो सबसे पहले तो ये हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि आगे आने वाले फ्यूचर से हमें लड़ना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हमने पहले से ही सोच रखा है, उसके लिए तैयारियां हम पहले से कर चुके बैठे हुए। दूसरा आता है हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। क्या होता है भाई, बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस को क्या किया जाता है, यहाँ पे अवॉइड किया जाता है। मतलब जैसे ऊपर के लिए, अब फ्यूचर के बारे में जैसे क्या था कि मेक्स द जैसे क्या था, मेक्स द बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर। फ्यूचर को फेस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते थे कि अलग अलग सिचुएशंस, जैसे हमारा टारगेट था, जैसे सेल टारगेट हमने बनाया हुआ था, वो सेल टारगेट हमारा क्या था, अबाउट 10%, बट हम क्या करेंगे, अपना प्रिपरेशन कैसे लेके चलेंगे कि अगर 15% हुआ तो क्या हुआ, और अगर उससे कम हुआ तो क्या हुआ। तो इन तीनों के अलग अलग सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, इन चीजों को बनाकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, तीनों सिचुएशंस के बारे में तैयारी रहेगा। उससे क्या होगा कि आने वाले समय में हमें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तीनों लेवल हमारे पास है। अब उससे क्या होगा कि अब तैयारी करके बैठे हैं, एक अगर मानिए 15% वाला आ गया सिचुएशन, 8% वाला आ गया सिचुएशन, चाहे 10% वाला आ गया, हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, हमारे ऊपर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए कह रहा है कि हेल्प्स, तो उससे क्या होता है, क्योंकि हम तैयार है, आओ भाई, मैंने तो पहले से भी सोच के रखा था, उसी के अनुसार तैयारी है, तो ये हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। अब इससे क्या होता है कि कोई भी चीज से हम सरप्राइज, एक शौक नहीं होता, अरे पा ये क्या हुआ, तो ऐसा नहीं होगा कि अब हम कैसे करेंगे, भाई पहले से तैयार थे हम प्लानिंग के थ्रू। तीसरा कह रहा है क्या, कोऑर्डिनेट्स वेरियस फंक्शन। प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग का मतलब ये होता है कोऑर्डिनेट कर लेता है, पहले से ही सोच कर रखा है कि कहां से किसके साथ कैसे मिल के चलना है। मतलब ये कोऑर्डिनेट कर लेता है कि इट हेल्प्स कोऑर्डिनेटिंग वेरियस फंक्शन लाइक द प्रोडक्शन, सेल्स, ईटीसी बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसी एंड प्रोसीजर। ये क्या करता है, सबसे मिलकर रखता है कि सेल वाले को कितने रुपए चाहिए, है कि नहीं, मार्केटिंग वाले को कितने चाहिए, एचआर वाले को कितने चाहिए, सबसे मिलकर और सबको जोड़ के रखता है कि किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को ना फंड के अधिक के हो, मतलब किसी के पास फंड सरप्लस भी ना हो जाए और किसी के पास फंड की कमी भी ना हो जाए, उसके अकॉर्डिंग ये कोऑर्डिनेशन लेके चलता है। और चौथा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। और चौथा काम ये करता है कि इसके पास जो भी फाइनेंस आता है उसका ये पूरा का पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है। समझ में आया, तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। उसके बाद क्या कर रहे हैं, लिंक प्रेजेंट विथ फ्यूचर। आज के सिचुएशन से ही तो हम भविष्य के बारे में हम अपना कल्पना करते हैं, तो ये चीज हो गया। फिर क्या रहा है, लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। अब ये क्या करता है कि अपने फाइनेंसिंग डिसीजन के थ्रू ये लेता है कि पैसे कहाँ से लेना है। याद है ना, डिसीजन दो प्रकार के, अभी मैंने बताया था 3 प्रकार के, उसमें एक था फाइनेंशियल डिसीजन और एक था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या बताता है कि पैसे कहाँ कहाँ से लेने हैं, और सिर्फ लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, लेने के बाद उन पैसे को कहाँ लगाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए। मान के चलिए मैंने जहाँ से पैसा लिया, मैंने आपसे पैसे लिए, आपने बोला सर मुझे 10% सालाना चाहिए, मैंने बोला ठीक है, और मैं जहाँ पे उस पैसे को लगा रहा हूँ वहाँ से 5% सालाना आ रहा है, क्या मैं चाहूँगा ऐसा काम? क्योंकि 5% तो सीधे लॉस दिख रहा है। तो इसीलिए ये डिसीजंस लेने में भी हमारा क्या करता है, मदद करता है, दोनों को रिलेट करता है, ताकि हमें क्या हो सके भाई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ताकि हम पैसे उठाकर हम वहीं पे खर्च करें, वहीं पे इन्वेस्ट करें जहां से हमें प्रॉफिट
हो सके, है कि नहीं। नंबर 7 होता है मेक्स इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर। अब क्या होता है भाई, हमारा क्या होता है, हमारे पास पहले से बजट है, बजट हमने एक स्टैंडर्ड बना रखा था, अब हमारा एक्चुअल आया, वही कह रहा है मेक्स इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर। मतलब पहले से हमने एक अनुमान लगा रहा था भाई इतना इतना लगेगा, अब एक्चुअल में हुआ तो उन दोनों का हम क्या कर लेंगे, कंपेरिजन कर लेंगे। अब पता लग जाएगा कि हमारा परफॉर्मेंस सही है या सही नहीं। क्या हुआ, समझ में आया। तो ये चीज है। तो एक काम करिएगा, घर पे जाके फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या अंतर है एक बार देख लीजिएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ देखते हैं ना यहाँ पे इट रेफर्स टू द इफिशियंट एक्विजिशन यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये क्या करता है मैनेजमेंट में, मैंने बताया था कि ये कहाँ कहाँ से पैसे लेना है और कहाँ कहाँ पैसे लगाना है उसके बारे में बात करता है। बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग किसके बारे में, इट रेफर्स टू द एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, है कि नहीं, डिसाइडिंग द सोर्सेस ऑफ फंड एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये भी उसी के जैसा। तो यहाँ पे क्या करें, इसका कॉन्सेप्ट जो है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट है प्लानिंग। जैसे मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं ना, है कि नहीं, तो वैसे ही यहाँ भी मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ वाइडर स्कोप, इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग, और ये कह रहा है इट इज़ नैरो इन स्कोप वन सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जिसमें से एक पॉइंट ये भी है। तो इसको एक बार घर पे पढ़ लीजिएगा, मैंने ये सारा समझा दिया है। डिफरेंस समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ये दोनों हमने बता दिया आपको कि फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या है। अब चलिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कहते हैं हिंदी में, इसको इसको कहते हैं हम क्या, पूंजी ढांचा। क्या कहते हैं इसको, पूंजी ढांचा। ढांचा का मतलब क्या होता है, जाइए बनाइए। ढांचा का मतलब क्या होता है, बनावट। मतलब हमारे पूंजी का बनावट कैसा है, हमारे पूंजी का। और यहां पे पूंजी कहने का मतलब जानते हैं क्या होता है, टोटल रिक्वायर्ड। मतलब अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो पूरा का पूरा रुपयों का जो जरूरत है उसको हम कैसे पूरा करेंगे, यही क्या कहलाता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो जैसे मान के चलिए, इसके बारे में बहुत आसान चीज है, ये कोई टफ चीज नहीं है। ये हो गया हमारा, सोचिएगा, ये पूरा का पूरा समझिए टोटल है हमारा, ये पूरा एक कैपिटल हो गया हमारा, मतलब इतना फंड रिक्वायर्ड है। अब इस फंड में दो तरीके की चीजें हो सकती है, जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड फंड होता है, रिक्वायर्ड फंड होता है, वो दो तरीके से आता है, एक इंटरनल और एक कहां से आता है, एक्सटर्नल। तो इंटरनल कहने का मतलब कि हमारा शेयर एंड रिटेन अर्निंग, मतलब जो प्रॉफिट का जो पार्ट अभी तक हमने बांटा नहीं उसको हमने बचा कर रख लिया कि भविष्य में कभी काम देगा तो हम उसका उपयोग करेंगे। और इधर आ सकता है क्या हमारा, बैंक लोन, डिवेंचर, ओवरड्राफ्ट, या इस प्रकार का कोई भी चीज। अब आपको पता है इस पे क्या दिया जाता है, खर्चे लगते हैं इसके, क्योंकि इस पे क्या देना पड़ता है हमें, लाभांश देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है। लेकिन इस पे क्या लगता है, इंटरेस्ट। मतलब अब ये क्या होता है,
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और ये क्या होता है भाई, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, ये आपसे बेहतर कौन जानेगा, आप सबको पता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहने का मतलब प्रॉफिट होगा तभी देंगे, लेकिन ये क्या होता है भाई, देना तो पड़ेगा। ये थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि टाइम पे इसका हमें रीपेमेंट भी करना होता है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी ऐसा ना हो कि हम जितना रिटर्न हो रहा है, जितना फायदा हो रहा है, कहीं उससे महंगा ये पड़ रहा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था कि हमने ब्याज लिया, आसानी से मिल जाएगा ब्याज, 10% के रेट से ब्याज ले लिया, लेकिन हम जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं उसमें 8% प्रॉफिट हो रहा है, 2% तो ऑलरेडी लॉस होगा उस पैसे पे, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें 10% देना है और इस पैसे पे हमें 8% तो मिल ही रहा है, होगा कि नहीं होगा। तो वही तय करता है ये कि भाई आखिर ये क्या तय करता है, ये हमारा तय करता है भाई, जैसे मान चलिए यही हो गया हमारा, सोचिए अब ये वाला पार्ट हमारा हो गया क्या, एक्सटर्नल, और ये वाला पार्ट हो गया हमारा इंटरनल। हमारे लिए ये ज्यादा सही है कि हमारे पास एक और ऑप्शन है, हमारे पास एक और ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या कहता है कि नहीं यार एक काम करो, आधा आधा कर दो, आधा में इधर कर दो सीधे, और इधर कर दो। ये कहता है नहीं भाई मेरे पास एक और ऑप्शन है, और एक और ऑप्शन है। ये ऑप्शन कहता है क्या, फुल इंटरनल, और ये कहता है अब इंटरनल का मतलब क्या, एक्सटर्नल का मतलब क्या, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। हमारे पास ये सारे के सारे ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन ऐसा है, एक और ऑप्शन ले ही लेते हैं जब जगह है अपने पास तो, कि भाई ये ऑप्शन कहता है क्या, सॉरी, ये ऑप्शन क्या कहता है, कि हमारे पास एक काम करो, ये कर दो इंटरनल, और ये कर दो, यही हो सकता है ना ज्यादा है ज्यादा। इसमें अंतर यही है कि इसमें इंटरनल ज्यादा है, इसमें इंटरनल कम है, मतलब इसमें इक्विटी ज्यादा ले रखा है मालिक से पैसा, और बाहर के लोगों से कम ले रखा है, मतलब इसमें इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा लेकिन लाभांश ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन ये उल्टा है, इसमें एक्सटर्नल ज्यादा है, इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा और लाभांश कम देना पड़ेगा। ये क्या कहता है कि नहीं यार फुल मालिक से ही ले लो, मतलब पूरा का पूरा इस पर क्या करना पड़ेगा, लाभांश ही देना पड़ेगा। लेकिन ये कहता है नहीं ये काम करो ना, अपने पास पैसा छोड़ो ना, बाहर का पैसा लगवाते हैं लेकिन इंटरेस्ट उस पर ज़्यादा देना पड़ेगा, एक काम करो आधा आधा रख लेते हैं। तो अलग अलग तरीके से हमारे पूंजी के बनावट के अलग अलग ऑप्शन है। अब समस्या क्या है कि इन सभी ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है, यही तो बताता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और जो ऑप्शन सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा, हम उसी को डन करेंगे और उसी के अनुसार अपने बिजनेस को चलाएंगे। तो इसी चीज के बारे में यहां पे कह रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हटा दीजिए अभी, कि कैपिटल स्ट्रक्चर मींस प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस।
मतलब एक बिजनेस को चलाने के लिए उस बिजनेस में जो पैसों की जरूरत है, उन पैसे को किसमें से कितना, डेप्ट मतलब लोन में से कितना रखना है, मतलब एक्सटर्नल से, और इक्विटी मतलब इंटरनल से कितना रखना है, इसी चीज के बारे में बताता है। तो जो बनावट होता है ना, उसी पूंजी के बनावट को हम क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। वही यहाँ पे कह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब कि भाई कितना प्रोपोर्शन, मतलब कितना हिस्सा किसका है। तो ये पूरा का पूरा, ये पूरा टोटल कैपिटल हो गया। इस टोटल में कैपिटल में ये वाला हिस्सा किसका हो गया, एक्सटर्नल का, ये वाला हिस्सा किसका हो गया, इंटरनल का। लेकिन इसमें चलेंगे तो फुल एक्सटर्नल का, इसमें चलेंगे फुल इंटरनल का है, इसमें चलेंगे तो भाई इंटरनल कम एक्सटर्नल ज्यादा है। इसी के बारे में तो वहां पे कह रहा है, इसी के बारे में ना यहां पे कह रहा है प्रोपोर्शन, कि भाई किस अनुपात में कैपिटल है और किस अनुपात में डेप्ट है। आया? व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर फर्म इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। मतलब यह जानना या यह कहना कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी फर्म के लिए सबसे बेस्ट होगा, यह डिसाइड करना इतना आसान नहीं होता। ये डिसाइड करना इतना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई सबके ऊपर कैलकुलेशन करना पड़ता है। किसी पे इंटरेस्ट ज्यादा है तो कभी लाभांश देना पड़ेगा। अब लाभांश देना पड़ेगा तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उस पर डिविडेंड देना पड़ता है, डिविडेंड पे सॉरी टैक्स देना पड़ता है। तो अगर ज्यादा आप लाभांश में यूज करना चाहोगे तो आपको टैक्स ज्यादा लग जाएगा, है आ? तो वही ना, बेस्ट कैसे होगा, तो वो अलग अलग प्रोपोर्शन में आगे हम बताने वाले हैं। तो वही चीज कह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या कर रहा है, द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। और वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर को कैसे इंक्रीज किया जाता है, तो कल मैंने इसके बारे में भी चर्चा किया था आप लोगों से। वो कैसे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो, लिक्विडिटी बना रहा है कि नहीं है। तो वही तो होता है हमारा। और मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स, यही चीज मैंने कल भी बोला था। तो डेप्ट एंड इक्विटी डिफर इन कॉस्ट एंड रिस्क। डेप्ट एंड इक्विटी डिफर इन कॉस्ट एंड रिस्क, मतलब डेप्ट के अलग रिस्क हैं, अलग उसका कॉस्ट है, मतलब उसको इंटरेस्ट टाइम टू टाइम चाहिए। आपके पास प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं है उसको। और इक्विटी के अपने रिस्क हैं अपने, है कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, एज डेप्ट इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट। डेप्ट जनरली लेस कॉस्ट, कम खर्चे लगते हैं डेप्ट में, लेकिन दिक्कत क्या है, बट इट इज रिस्की सिक्योरिटीज। लेकिन ये रिस्की है क्यों, क्योंकि भाई आपको फायदा हो चाहे नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको पैसा देना है और टाइम पूरा होगा तो इसके पैसे को, पूरा प्रिंसिपल अमाउंट को भी वापस करना पड़ेगा। वही क्या, रिस्की सिक्योरिटी। वेयर एज इक्विटी आर एक्सपेंसिव सिक्योरिटी, मतलब इस पर डिविडेंड चूंकि जितना फायदा होगा उसका हिस्सा चाहिए उसको, ये एक्सपेंसिव है, टैक्स भी देना पड़ता है। लेकिन इसमें फायदा यह है कि इसमें ज्यादा रिस्क नहीं है, सेफ सिक्योरिटी है फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि कंपनी में भाई फायदा होगा तो हम आपको डिविडेंड देंगे, नहीं फायदा होगा तो नहीं देंगे। तो अब दोनों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है। तो इसमें से जो सबसे बेस्ट चुनाव करना होता है वही हमारा बन के निकलता है। तो क्या बन जाता है हमारा, कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाता है। आया समझ में? वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए दूसरा जो आता है हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। तो इक्विटी सिक्योरिटी आर सेफ सिक्योरिटी फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ। अब वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया ना, वही है। बस इसका मैं एक चीज बता दे रहा हूं लास्ट में, ये वाला पोर्शन, कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस इफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। कैपिटल स्ट्रक्चर ही हमारे प्रॉफिट हमारा ज्यादा होगा कि कम होगा ये बताता है। फाइनेंशियल रिस्क, अब ज्यादा हम एक्सटर्नल रखते हैं तो ज्यादा रिस्की है, ज्यादा इंटरनल रखते हैं तो खर्चा ज्यादा लगने वाला है, टैक्स ज्यादा लगेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा, होगा कि नहीं होगा। तो वही चीज यहां पे कह रहा है कि ये बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इज वन विच रिजल्ट इन मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स और विच बीइंग्स राइज द प्राइस ऑफ इक्विटी। मतलब कहीं ना कहीं हमारे लिए बेस्ट कौन सा होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो जिस कैपिटल स्ट्रक्चर के कारण हमारे कंपनी की पूंजी का जो प्राइस है, जो वैल्यू है शेयर का, वो अगर बढ़ रहा है तो समझिए कि वही कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे लिए सबसे बेस्ट है। अब कौन सा बेस्ट है और कौन सा बेस्ट नहीं है वही कह रहा है। जनरली कंपनी, अब इसको डिसाइड करने के लिए कंपनियां यूज जो करती है कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, तो कंपनी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज टू सेट अप कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कंपनी एक नया कॉन्सेप्ट सेटअप करती है जिसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज। अब फाइनेंशियल का मतलब तो आपको पता है, वित्तीय। लेकिन लिवरेज जानते हैं किससे रिलेटेड होता है, ये रिस्क से रिलेटेड होता है। लिवरेज किससे, रिस्क से, फाइनेंशियल रिस्क के बारे में बात करता है और ये बताता है कि कौन सा हमारे लिए ज्यादा
सही है और कौन सा ज्यादा खर्चीला है, इसके बारे में। तो वही यहाँ पे कह रहा है, फाइनेंशियल लिवरेज भी कुछ नहीं करता है, ये दोनों को रिलेशन को थोड़ा सा बता देता है कैलकुलेट करके। तो वही यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल लिवरेज रेफर्स टू प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इन द ओवरऑल कैपिटल। इसके बारे में क्या कह रहा था, जरा ध्यान दीजिएगा कि प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग ऑफ, मतलब ये प्रोपोर्शन किसका बताता है, प्रोपोर्शन जरा बताइए। सॉरी, सब हट गया क्या, ना ये सब तो है, चलिए गलती से दब गया था ये। कैपिटल स्ट्रक्चर डेप्ट इक्विटी का वैसे ही यहां पे बताता है ये कि हमारे पूरे फाइनेंशियल लिवरेज क्या बताता है, डेप्ट बराबर डेप्ट प्लस इक्विटी, मतलब यहां पे टोटल इक्विटी के बारे में ये बात करता है ये, ठीक है ना। डेप्ट प्लस इक्विटी के बारे में कि पूरे कैपिटल में, ओवरऑल कैपिटल में, जैसे 100 रुपया चाहिए, इसमें हमारा कितना डेप्ट होना चाहिए, उसके बारे में जो बात करता है वही क्या होता है, फाइनेंशियल लिवरेज, या जिसको हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है क्या कि विथ डेप्ट फंड कंपनीज फंड एंड अर्निंग्स इंक्रीज बिकॉज डेप्ट इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सटर्नल को यूज कर रहा हूं, डेप्ट को यूज कर रहा हूं, तो नो डाउट हमारा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि डेप्ट हमारा क्या होता है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। चीपेस्ट मतलब ये सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लेकिन सिर्फ सस्ता होने से मतलब नहीं है, ये देखिए कि उस डेप्ट से पैसे लेके आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हो, ये भी तो देखो कि आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, मतलब आप कितना कमा रहे हो, वही यहां पे आगे कहेगा ऑफ फाइनेंस। बट इट इज वेरी रिस्की, एक तो रिस्की है टू इन्वॉल्व मोर डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा डेप्ट होगा तो ज्यादा रिस्की होगा, क्योंकि ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे इंटरेस्ट के रूप में, और टाइम टू टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, इंसॉल्वेंट घोषित कर लेंगे, लिक्विडेट हो जाएंगे, है कि नहीं है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं मोर डेप्ट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग ओनली व्हेन रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी इज हाई। जब रेट ऑफ अर्निंग कंपनी का जब हाई होता है, जैसे मानिए मैं आपसे 10% पे ले रहा हूं और मैं 20% कमा रहा हूं, तो हमारे लिए बेस्ट है, तब रिस्की नहीं है कि नहीं है। तो वही हाई, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन द अर्निंग और ROI ऑफ द कंपनी, देन मोर डेप्ट मीन्स लॉस ऑफ कंपनी। मतलब लेकिन यदि आप डेप्ट ले रहे हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उस पर दे रहे हो वो आपके अर्निंग से ज्यादा है, अगर आपका अर्निंग आपके डेप्ट के इंटरेस्ट से ज्यादा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उस पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट आपके अर्निंग से ज्यादा हो जाए तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है, लॉस है कि नहीं। तो उसी के बारे में यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर कहता है। तो हर ऑनर चाहता है कि उसके इक्विटी का प्राइस बढ़े, उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो वही कह रहा है टू प्रूव द ऑनर्स ऑफ द कंपनी गेन एन अर्निंग पर शेयर इज मोर व्हेन डेप्ट इज इन्वॉल्व इन कैपिटल स्ट्रक्चर, वी विल टेक फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब हम देखिएगा, हम तरह तरह के यहाँ पे एग्जांपल्स ले रहे हैं। पहला सिचुएशन ये ले रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे कंपनी में टोटल जरूरत कितना है रुपए का, टोटल 50 लाख रुपए की जरूरत है। उस 50 लाख को हमने पूरा का पूरा इंटरनल से ले लिया, इक्विटी शेयर कैपिटल से ही ले लिया, और हमने डेप्ट को नील कर दिया, ये बोला कि ना खाली अपने से ही लेंगे, ठीक है। और टैक्स रेट है 30%, टैक्स रेट कितना है 30%, और कह रहा है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है 7 लाख। मतलब उस साल का जो प्रॉफिट हुआ इंटरेस्ट और टैक्स को देने से पहले कितना है हमारा 7 लाख है। पहला सिचुएशन। दूसरा कंडीशन, अब देखिएगा अलग अलग 3 कंडीशन दिया है, तो हमें देखना है तीनों में ज्यादा फायदेमंद कौन है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये तो बहुत महंगा है, तुरंत कहिएगा ना, कहेगी सर खाली फाइनेंस इंटरनल है। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे कैपिटल का जरूरत वही है, कितना है 50 लाख। एक दूसरा व्यक्ति है जो सेम बिजनेस को कर रहा है, 50 लाख का कैपिटल चाहिए उसको, तो उसने क्या किया कि इक्विटी शेयर में से ले लिया कितना 40 लाख, और 10 लाख ले लिया किससे, डिबेंचर से, एक्सटर्नल से। 30% ये है, और डिबेंचर से चूंकि पैसा लिया तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, 10% से रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर अगला क्या कर रहा है भाई, सिचुएशन 3 में क्या कर रहा है कि 50 लाख हमारा क्या है भाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इसने क्या कर दिया इक्विटी से 30 लिया
और डेप्ट से 20 लाख लिया, 30% टैक्स और इंटरेस्ट का रेट है 10%। और यहां भी दोनों तीनों जगह हमारा कितना है, सब कुछ सेम है प्रॉफिट, तीनों जगह प्रॉफिट हमारा क्या है, सेम है। तो अब ये पूछ रहा है कि इन तीनों में सबसे प्रॉफिटेबल कौन है, तो भाई जिसमें शेयर पे मिलने वाला जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा, रेट ऑफ प्रॉफिट, वही अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि फाइनली ऑनर को कितना मिल रहा है, तो ऑनर जिस ऑनर को जितना ज्यादा मिलता है वो उतना ज्यादा बढ़िया चलता है उसका कंपनी, होता है कि नहीं। तो चलिए सिचुएशन 1 2 3 हमने, तो सबसे पहले क्या था, इंटरेस्ट बिफोर सॉरी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तीनों सिचुएशन में कितना है, 7 लाख 7 लाख 7 लाख। अब बिफोर का मतलब पहले, अभी हमने इसमें से क्या क्या नहीं घटाया है, इंटरेस्ट नहीं घटाया और टैक्स नहीं घटाया, दोनों अभी नहीं घटाया है। तो जरा बताइए सिचुएशन नंबर 1 में क्या एक भी रुपया डेप्ट था, तो उस पर क्या इंटरेस्ट देंगे, तो इसीलिए इंटरेस्ट वहां पर आ गया 0। लेकिन बाकी लोग में तो था, पहले वाले में, दूसरे वाले में 1 लाख था और दूसरे उसके बाद वाले में 2 लाख, तो मतलब उस पर 10% क्या होगा हमारा इंटरेस्ट, मतलब कितना, सॉरी 10 लाख का 10% कितना, 1 लाख और इनका 2 लाख। तो अब अर्निंग बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा, मतलब अभी इंटरेस्ट तो अब घटा देंगे, तो इसका तो रह गया कितना, 7 लाख का 7 लाख, लेकिन ये हो गया 6 लाख और ये हो गया 5 लाख। अब सब में से क्या घटाना है बताइए, तो सब में से घटाना है टैक्स, तो टैक्स कितना है भाई, 30% है। तो देखिए तो टैक्स कितना लग गया इस पे, 2,10,000, मतलब इसका अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बच गया, 4,90,000 सबको देने के बाद, मतलब ये मालिक के लिए पैसा बच रहा है, कितना पैसा बच रहा है, 4,90,000, यहाँ पे 4,20,000, यहाँ पे 3,50,000। तो पहले वाले में टोटल शेयर होल्डर्स कितने थे, 5 लाख, दूसरे वाले में 4 लाख और तीसरे वाले में, जब हमने डिवाइड किया तो ये पाया कि जिसमें ज्यादा क्या है, हमने एक्सटर्नल सोर्स का यूज किया है, उसमें हमारे शेयर होल्डर्स की कमाई ज्यादा हो रही है, क्योंकि यहां पे अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है। अब अर्निंग पर शेयर कैसे निकालता, ऑलरेडी मैंने बताया था रेशियो एनालिसिस में, अकाउंट में, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, वही हो गया। इनका एक शेयर पे कितना रुपया मिल रहा है फायदा, 0.98, लेकिन यहाँ पे कितना मिल रहा है 1.05 और यहाँ पे कितना मिल रहा है 1.16। तो ज़्यादा हम कौन सा उपयोग करेंगे, तो हमारे लिए जो सबसे बेस्ट सिचुएशन होगा वो हमारा कौन होगा, सिचुएशन नंबर 3, क्योंकि इसमें इक्विटी शेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग पर शेयर मिल रहा है। तो आपने देखा, लेकिन हमने ये भी नहीं करना है कि पूरा का पूरा हमने क्या कर देना है, इक्विटी ही रख दिया, सॉरी क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ही रख दिया, क्योंकि जितना एक्सटर्नल रखेंगे ज़्यादा उतना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा, रिस्क इन्वॉल्व होगा। इंटरेस्ट तो कम ही, इंटरेस्ट लगेगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। देखिए ना यहाँ पे टैक्स कितना लग गया है, 2,10,000, जबकि यहाँ पे टैक्स कितना लगा है कि नहीं है, उसका देखिए ना, 40,000 तो ऐसे ही बच गया, बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो जहां पे जितना एक्सटर्नल होगा उतना ज़्यादा पाए, लेकिन दिक्कत है कि एक्सटर्नल हमारे लिए क्या होता है, रिस्की होता है, इसीलिए तो हाँ, तो इसलिए एवरेज में जाकर देखा जाता है कि प्रयास किया जाता है कि हमारा अपना कैपिटल भी लगा रहे, क्योंकि कैपिटल जितना होगा कंट्रोल उतना ज़्यादा होगा, है कि नहीं। अब देखिए ये हो गया हमारा, कोई दिक्कत यहाँ तक पक्का। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, कैपिटल स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, फाइनेंशियल लीवरेज भी पढ़ लिया, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब अगला पॉइंट आता है क्या हमारा, तो वही है, अब उसके बारे में जो एनालिसिस किया है वो देखा गया है और बताया गया है कि अगर हमारा अर्निंग जो है, मान के चलिए क्या है कि जैसे कि रिटर्न है हमारा कितना 14% और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो मतलब हमें फायदा हो रहा है कितना परसेंट का, 4% का। लेकिन वहीं अगर पलट जाए तो नुकसान होगा, तो हम वैसा काम कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में करना है, ठीक है। अब देखिए इसको कैलकुलेट नहीं करना होगा। अब फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको बता रखा है, जिसमें सबसे पहला है कैश फ्लो पोजीशन, कि हमारे कंपनी के कैश फ्लो का पोजीशन कैसा है। अगर हमारे कंपनी के कैश फ्लो का पोजीशन बहुत बढ़िया है तो हम क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल सोर्स का यूज करने का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में करना है,
का यूज करें। क्या करें हम? ज्यादा से ज्यादा एक्सटर्नल, वही कह रहे हैं कंपनी इंप्लाइज मोर ऑफ डेप्ट सिक्योरिटी इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर इफ कंपनी श्योर ऑफ जनरेटिंग इनफ कैश इनफ्लो वेयर एज इफ देयर इज, लेकिन मतलब जहां पे, क्योंकि भाई टाइम टू टाइम हमें डिवेंचर होल्डर को देना पड़ेगा ना इंटरेस्ट, उनको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? नहीं देंगे तो भाई क्लेम कर देंगे, हमें इंसॉल्वेंट घोषित होना पड़ेगा। तो इसीलिए यदि हमारे पास पैसे बार बार आ रहे हैं समय से, पैसों की कमी नहीं है, तो हम आसानी से तब हम प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल रखने के लिए। उससे क्या होगा कि कम चीपेस्ट क्या करें, सोर्स ऑफ फाइनेंस है डिवेंचर, बताया ना मैंने अभी कि इंटरेस्ट जिस पे लगता है वो थोड़ा चीप, यही ना होता है, रिस्की होता है। रिस्की इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास पता नहीं पैसे कब रहे ना रहे। तो लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि नहीं हमारा कैश फ्लो का पोजीशन बहुत बढ़िया है कि हमारे पास लगातार पैसे आएंगे, तो फिर क्या ही दिक्कत है, रखो ज़्यादा है ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा डिवेंचर मतलब एक्सटर्नल सोर्स उतना ज़्यादा प्रॉफिट। देखे ना आप, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल सोर्स से था उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट था। फिर अगला क्या करें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है भाई, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट फॉर दिस ईयर। मतलब इस साल हमने जितना कमाया है उससे हम कितने साल का इंटरेस्ट दे पाएंगे, तो वो जितना ज्यादा होगा हमारे लिए उतना अच्छा होगा। और जिसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा होता है वो उतना ज्यादा एक्सटर्नल सोर्स का यूज करता है, और जिसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो कौन से सोर्स का यूज करता है, इंटरनल सोर्स का यूज करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। फिर अगला कहता है डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। अब डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो में भी क्या हो गया, वन अहेड इतना आईसीआर कवर्स द पे बैक इंटरेस्ट ऑन डेप्ट बट डीएससीआर टेक्स केयर ऑफ द रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल रिपेमेंट। मतलब हमने अभी जो बात किया था किसके बारे में, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। इसके बारे में कि इंटरेस्ट हम इस साल के प्रॉफिट से कितना इंटरेस्ट चुका सकते हैं, कितने साल का। लेकिन ये जब हम आगे जाएंगे किसके बारे में, जब हम बात करेंगे डीएससीआर, जिसको हम क्या कहते हैं, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, तो ये सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं करता। ये कहता है कि इंटरेस्ट के साथ साथ जो हमने प्रिंसिपल दिया हुआ है, मतलब एक तो डिविडेंड वगैरह प्लस प्रिंसिपल जो भी दिया हुआ है वो कितना है, उसके बारे में बात करते। वही यहाँ पे कह रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन वगैरह नॉन कैश वाला आइटम जो होगा उसको ऐड करके उसमें से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं टोटल एक्सटर्नल कैपिटल से। ठीक है, तो जिसका जितना बेस्ट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल यूज करता है, जिसका बेस्ट नहीं होता है वो क्या करता है, इंटरनल यूज करता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम ये देखते हैं अगर हमारा रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है वो ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सटर्नल। कम रहेगा तो चूंकि प्रॉफिट कम रहेगा तो रिस्क ज्यादा रहेगा हमारे ऊपर। वही यहाँ पे कह रहा है इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हम इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं 10% और रिटर्न मिल रहा है 25%, हम यही करेंगे। लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न कम हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो, वहां पे हम क्या किस चीज को करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इंटरनल को करेंगे। ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट कहने का मतलब कि भाई यदि हमारा कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो भी हमने बाहर से लिया हुआ है उसका जो कॉस्ट, उस पर जो कॉस्ट पे कर रहे हैं वो अगर ज्यादा है हमारा, अगर वो ज्यादा है तो कम से कम जिसका कॉस्ट ऑफ डेप्ट ज्यादा होगा उसका हम उपयोग उतना कम करेंगे, है कि नहीं। वही यहाँ पे कह रहा है कि फर्म कैन अरेंज बोरोड फंड एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इट विल प्रीफर मोर डेप्ट। मतलब अगर कम रेट पर अगर पैसे मिल जाए तब तो ज़्यादा हम प्रयास करेंगे वही चीज़ यूज करें, लेकिन अगर रेट हमारा ज़्यादा हो जा रहा है तो भाई हम उसको यूज नहीं करेंगे। मतलब हम ओवरऑल अपने फायदे के बारे में ही सोचेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फ्लोटेशन कॉस्ट, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहने का मतलब कि जब हमारे इक्विटी वगैरह का जो रिस्क वगैरह देखते हैं उसमें करते हैं तो इतना ज़्यादा पढ़ने की हमको ज़रूरत है नहीं। हमको क्या ज़्यादा से ज़्यादा आएगा 5 मार्क्स में ही नहीं आएगा तो 5 मार्क्स निकाल कर देख लेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम इशू वगैरह करते हैं तो उसमें उसके फॉर्मेलिटीज़ के लिए जैसे प्रोस्पेक्टस इशू करना, अलग अलग और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, उन खर्चों को करना। तो यदि हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट जिस पे दो जगह है, एक तो है हमारा लोन लेना और दूसरा है हमारा इक्विटी लेना, जिस पे फ्लोटेशन कॉस्ट जितना कम होगा हम उसका ज़्यादा उपयोग करेंगे, है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, रिस्क कंसिडरेशन, जिसमें ज़्यादा रिस्क होगा और बेनिफिट कम होगा हम उसका कम से कम यूज करेंगे, जिसमें रिस्क कम होगा और बेनिफिट ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। बस यही चीज़ है।
फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब जिसमें हम आसानी से बदलाव ला सकते हैं अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हम उसका ज़्यादा उपयोग करेंगे। वही कह रहा है कि एक्सेस ऑफ डेप्ट में रिस्ट्रिक्ट द फर्म्स कैपेसिटी। अगर हमारे पास लोन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम अपने सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए कह रहा है टू बोरो फर्दर, मतलब हम क्या कर लेते हैं कि ज़्यादा अगर लोन हो गया हमारे पास तो आने वाले समय में अब हम चाह के लोन उठा पाएंगे। हमारा जितना कैपेसिटी है हम उतना लोन अगर पहले ही उठा लिए तो आने वाले समय में ज़रूरत पड़ने पे भी लोन मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी क्या करिए कि आपका जो कैपेसिटी है उसके अंदर रहकर लोन उठाया करिए। उससे क्या होगा, ज़रूरत पड़ने पे आगे कौन जानता है आगे ये सिचुएशन कैसा होने वाला है, तो ताकि आगे आपका दरवाज़ा खुला रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोन ले सकें। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब है वो है आपका क्या, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। इसके बारे में आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है एंड वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा कैपिटल जिसका उपयोग, मतलब पूंजी का वह भाग जिसका उपयोग हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में लगाते हैं, मतलब जिसका फायदा हम क्या करते हैं लंबे समय तक उठाना चाहते हैं, वो हमारा कौन सा कैपिटल होता है, फिक्स्ड कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि वो कैपिटल का वो हिस्सा जिसका उपयोग हम डे टू डे बिजनेस में होने वाले खर्चों के लिए करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो जैसे फिक्स्ड कैपिटल के बारे में क्या बोला कि फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू लॉन्ग टर्म एसेट्स और प्रोजेक्ट, मतलब अपने कंपनी को बढ़ाने में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उन इंफ्रास्ट्रक्चर उन फिक्स्ड एसेट्स पे जब हम खर्च करते हैं तो कैपिटल का वो पार्ट क्या कहलाता है, फिक्स्ड कैपिटल। वही कह रहा है मैनेजिंग फिक्स्ड कैपिटल इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मैंने वही ना बोला था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वही था कि जो फिक्स्ड कैपिटल में कितना रुपया लगाना है, वही ना। तो एंड इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग, ये कल के क्लास में हमने बताया हुआ है, आप देख सकते हैं कल का क्लास, तो आपको पता चलेगा। द कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट द ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस को अफेक्ट करता है क्योंकि मैंने इसके बारे में बात किया था कि फिक्स्ड कैपिटल जो होता है वो बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि इसमें से पैसे आप दोबारा निकाल नहीं सकते हैं, इसमें जो पैसा लगता है वो लंबे समय तक लगता है कि नहीं। तो वही कह रहा है, तो लॉन्ग टर्म एसेट्स ब्रिंग बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड, मतलब लॉन्ग टर्म में आप जो भी पैसे लगाते हैं, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था अपने डिजिटल बोर्ड का कि डिजिटल बोर्ड कैमरा सिस्टम लेके लाखों रुपए खर्च हो गए, है कि नहीं, लेकिन ये 4 लाख 5 लाख जो रुपए खर्च हुए, क्या ये 1 साल में हम चाहेंगे निकल जाने के लिए, क्या संभव है। लेकिन अगर हमने इसको लोन पे ले रखा है, अगर हमने इसको लोन पर लिया होता तो हमारा इंटरेस्ट टाइम टू टाइम तो जाता, उसमें कोई रुकावट होती तो ये ज़्यादा रिस्क होता। अब हमको लगता है कि नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा, तो क्या हम चाहेंगे तुरंत का तुरंत रिटर्न कर देना, हो पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि फिक्स्ड कैपिटल में बहुत सोच समझकर पैसे लगाना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले टाइम में क्या होता है हमारे लिए रिस्की हो जाता है। वही यहाँ पे कह रहा है पीरियड एंड इन्वेस्टमेंट इन दिस एसेट्स इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट। अब डे टू डे बिजनेस में क्या होता है छोटे मोटे पैसे लगते हैं, लेकिन जो कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स में लगाते हैं वो ज़्यादा पैसा, एक 5 लाख लग गया, रेंट का क्या है 5,000 10,000 15,000 यही चलेगा ना, लेकिन ये तो इकट्ठा लग गया। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है और फंड द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इंक्लूड्स परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग प्लांट। तो फिक्स्ड कैपिटल के लिए कौन सा डिसीजन यूज किया जाता है, कैपिटल बस्टिंग वाला जो प्लान होता है वही यूज किया जाता है। वो हमें बताता है कि कहाँ पे पैसे लगाना हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो समझ में आया। अब भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, हमें फिक्स्ड कैपिटल में कितने रुपए चाहिए ये कौन बताएगा कि कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, किस पे डिपेंड करेगा कि हमें फिक्स्ड कैपिटल पे कम रुपए चाहिए ज्यादा। तो सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, अगर हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ट्रेडिंग का है, चीजों को खरीदना और बेचना है, तो हमारे पास वहां पे फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए और वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमें चीजों को खरीदना बेचना है रोज का रोज। लेकिन अगर हम उन्हीं चीजों को खरीदना बेचना नहीं चाहते, हम बनाकर बेचना चाहते हैं, तो भाई मशीन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, हमारे पास एक प्लांट होना चाहिए, तो वहां पे फिक्स्ड कैपिटल हमें ज्यादा चाहिए। ठीक है। दूसरा कह रहा है स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन कम है तो कम फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, ज्यादा है तो ज्यादा फिक्स्ड। तो कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल रिक्वायर्स मोर फिक्स्ड कैपिटल। आप सोच कर देखिए ना कि हमारा क्लासरूम अगर छोटा है तो इतने पैसे में ही हो जा रहा है, लेकिन क्लासरूम बड़ा है तो भैया इसमें डेस्क बेंच लाइट फैन एसी सब कुछ तो लगवाना पड़ेगा ना उसी लेवल से, है कि नहीं। तो जितने लार्ज स्केल पे ऑपरेशन होगा बिजनेस होगा उतना ही ज्यादा।
फिर क्या करा है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हमारा क्या है भाई, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो मैंने एक बार बताया था, आपने बताया था, बीकॉम के बच्चों में बताया था कि दो तरह के टेक्निक होते हैं। एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है लेबर इंटेंसिव। आई थिंक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमने बताया इसको, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ये एग्जांपल है। तो क्या होता है भाई, एक क्या होता है कैपिटल इंटेंसिव, मतलब एक ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम जिसमें ज्यादा से ज्यादा में मशीनों का उपयोग करना है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होता है। तो भाई जिसमें ज्यादा मशीन चाहिए उसमें ज्यादा पैसे चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन यहाँ पे लेबर इंटेंसिव है कि मतलब हम ऐसा काम करते हैं जिसमें मशीन वशीन का ज्यादा जरूरत नहीं है, उसमें किसका जरूरत है, लेबर का। तो लेबर क्या होते हैं, रोज का रोज उनको पैसे चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, है कि नहीं है। फिर क्या था, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। हम एक ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व है जिसमें टेक्नोलॉजी लगातार 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 अपग्रेड होते रहते हैं। उसमें क्या होता है, ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए क्योंकि लगातार उसमें चेंज लाना चाहिए। ऐसा हमें टेक्निक मतलब मशीन लाना होगा जिसमें हम अपडेशन ला सकें। लेकिन अगर हमारा क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, तो हम एक बार ही पैसा खर्च करेंगे और लगातार वही यूज करेंगे, है कि नहीं। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, जहां पे दिखता है कि जिस बिजनेस में हमें ग्रोथ करना है, ग्रोथ मतलब विकास करना है, और भी ब्रांचेज खोलने हैं, हमने बिजनेस को बड़ा करना है, तो वहां पे क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। जहां का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस नहीं है वहां पे कम से कम, तो वही यहाँ पे कंपनीज विच आर एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड मतलब फैलाना, एंड हैव हायर ग्रोथ प्लान रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल, मतलब वही है जिनका जो जितना अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, उनका उतना ही ज्यादा क्या चाहिए भाई, फिक्स्ड कैपिटल। समझ में आया। तो फिक्स्ड कैपिटल के बारे में ये सब है। और वैसे ही आता है हमारे पास क्या, 5 हमने उसमें बता दिया, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो जो तो डे टू डे मतलब डे टू डे बिजनेस में जो रिक्वायरमेंट होता है, जिन पैसों का, जिन कैपिटल का, उसको हम क्या कहते हैं, तो यही कह रहे हैं, कंपनी नीड टू इन्वेस्ट द करंट एसेट्स फॉर ए स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, दिस करंट एसेट्स गेट कवर्ड इनटू कैश विद इन अकाउंटिंग ईयर। द एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी क्या हो गया, अब कैश इन हैंड, डेटर, मार्केटेबल सिक्योरिटी, फिनिश्ड गुड्स इन इन्वेंट्री, बिल्स रिसीवेबल, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या सब का नाम आप नहीं जानते, तो ये सब क्या कहलाता है, इसमें जो पैसे लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल दो तरीके का होता है। अब सोचिएगा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कितने प्रकार का, दो तरीके का। तो है यहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल। एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक क्या होता है हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। छोड़ दिया है क्या, देखिए यहाँ पे एक होता है हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। पता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ मतलब टोटल करेंट एसेट्स के वैल्यू को क्या कहते हैं हम, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और एक आता है हमारा कौन सा, जरा बताइए, गलती से छूट गया है पीडीएफ में, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। एक आता है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है, तो वही जो आपको एग्जांपल हमने बताया है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आया समझ में, तो यही होता है, वही यहाँ पे कह रहे हैं नेट वर्किंग कैपिटल। दिस रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, मतलब करंट लायबिलिटी आर टू बी पेड विद इन द अकाउंटिंग ईयर। एग्जांपल, अब वो चीज पता है कि करंट लायबिलिटी आपको क्या होता है, तो यदि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को घटाने पे जो हमारा बैलेंस बचता है वो हमारा क्या बन जाता है, नेट वर्किंग कैपिटल। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग, वही चीज हो गया जो चीज मैंने आपको फिक्स्ड कैपिटल में पढ़ाया था, वही चीज। नेचर ऑफ बिजनेस, ट्रेडिंग है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, प्रोडक्शन सिस्टम वाला है तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए।
स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा है, ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, कम है तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस होगा उसमें उतना ज्यादा पैसे भी तो लगेंगे उसके खर्चे, होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज है बेसिक बिजनेस साइकिल फ्लैक्चुएशन, जिसमें बिजनेस साइकिल फ्लैक्चुएशन जितना बड़ा होगा, मतलब जितना बड़ा, जैसे 10 दिन में अगर बिजनेस तो उसमें कम चाहिए, लेकिन यहाँ पे उधार, जैसे मान के चलिए कि आप जैसे दो बिजनेसमैन है, एक क्या कर रखा है कि लोगों को उधार देता है 10 दिन के लिए और एक देता है 40 दिन के लिए। जो 40 दिन वाला चाहिए उसमें ज़्यादा पैसे चाहिए क्योंकि उसको 40 दिन उधार रखना है, लेकिन जिसमें वर्किंग कैप, जिसमें 10 दिनों में ही पैसा मिल जाता है, वो कितना चाहिए, कम वर्किंग कैपिटल, क्योंकि 10 दिन में तो मिल जाना है उसको, है कि नहीं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि ड्यूरिंग बूम पीरियड द मार्केट इज क्या कर रहा है, बिजनेस साइकिल फ्लैक्चुएशन, सब बिजनेस साइकिल फ्लैक्चुएशन। अगर मतलब सीजनल बिजनेस है तो सीजनल बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। मान के चलिए हमारा दुकान है, स्वेटर का दुकान है, तो गर्मी के मौसम में क्या उसमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन ठंडा का मौसम आएगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटर खरीद के लाना पड़ेगा, तो वही हो गया। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड, वही सीजनल फैक्टर हो गया, ठीक है। और वो क्या था हमारा, हमने क्या बताया था आपको यहाँ पे, बिजनेस साइकिल फ्लैक्चुएशन मतलब वही 10 और 45 दिन वाला, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल ऑलरेडी हमने आपको फिक्स्ड कैपिटल सब में, इस सब के बारे में, क्रेडिट अलाउड देख लीजिए, वही चीज जो अभी मैंने समझाया था 10 और 45 दिन बोला, तो उन सब चीज़ों के बारे में तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ खास नहीं है, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछेगा कि वर्किंग कैपिटल क्या है एंड फिक्स्ड कैपिटल क्या है और इसके फैक्टर्स क्या है अफेक्टेड, जो इफेक्ट करे, ठीक है। तो इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 9। सारे क्वेश्चंस आपके अब इजीली बन जाएंगे इस चैप्टर के। देखिए पढ़ लीजिए तो फायदा होगा, नहीं पढ़िए तो एग्जाम में वैसे भी आपका खराब जाना है, लेकिन पढ़ लीजिए तो याद नहीं करना पड़ेगा, आराम से आपको 80-90 नंबर आराम से आ सकते हैं। बात यही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।